हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है और पैटर्न केवल पेपर का ही चल रहा है, अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो गलत पे आप लोग क्या कर लेना, सर्किल कर लेना पेपर में। ठीक है, वरना आप लोग भूल जाओगे। कहता है कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां गलतियां अप्रासंगिक है। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित होता है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल, अधिगम जो है निरंतर चलता है। कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक होती हैं। यही ऑप्शन आपका गलत है, अप्रासंगिक नहीं होती हैं, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और जो गलतियां होती हैं ये क्या होती हैं, अधिगम का क्या होती हैं, हिस्सा होती हैं। क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं बच्चों की। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। कहता है अधिगम व्यक्तिगत पर्यावरण कारकों पर आधारित होता है, ये भी ठीक है। और ये कहता है कि अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। बिल्कुल, अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बच्चे को बारंबार ये बोलने से कि वे अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। यदि आप बच्चों को बार बार बोल रहे हैं कि आप अधिगम के लिए योग्य नहीं हैं, तो बच्चा किस संभावना को बढ़ावा देता है। कह रहा है बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित और निष्प्रेरित हो जाते हैं। अधिगम की गति तेजी आ जाएगी। देखो, तेज़ी कैसे आ जाएगी। कह रहा है बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेत हो जाएगा। विपरीत कैसे हो जाएगा, अब ये खुद बताएं। जब आप बच्चे से बार बार ये बोलेंगे बच्चे को अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी गलत है। यानी कि बच्चा जो है अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित और निष्प्रेरित हो जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्यों हो जाएगा ए, ये समझ लीजिए आप। अगर आप बच्चे से बार बार ये बोलेंगे कि आप योग्य नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं, तो बच्चा क्या होगा, बच्चे में ना हीन भावना आ जाएगी। वे अमुक चीज़ों को सीखने में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। यानी कि सीखने की प्रक्रिया से वे दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बार बार ये बोलोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कहता है कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। कह रहा है सामग्रियों को परंपरागत प्रयोग ध्यान देकर, समस्याओं के मानक प्रस्तुत रूप में, या समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को या यंत्रवत याद करने को। ठीक है, तो समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, किसके, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। अब समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर कैसे, देखो यंत्रवत याद करना मैंने गलत बताया था। एक मानक नहीं बनाना है और ना ही परंपरागत होना चाहिए, रूढ़िवादी। ठीक है, अब होगा कैसे आंसर, ये समझ लीजिए इसी। या समस्या के समाधानों वैकल्पिक तरीकों को मानकर ही समस्या समाधान कौशल को क्या करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जैसे किसी समस्या का कोई एक विकल्प नहीं होता। अगर आप ये सोचेंगे तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, अपितु अधिक विकल्प हो सकते हैं। ये मानकर ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता होती है ना। किसी समस्या को समाधान तभी करा जा सकता है जब मैं ये सोचूं कि क्या सोचूं कि इसके जो है एक से अधिक हल होंगे। अगर मैं केवल एक मानक बना लूँगा कि इसका केवल यही हल होगा, तब ये कट जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हमारा कि प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। यदि प्राथमिक कक्षाओं में आप कोई भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं तो आप इसमें से किसका इस्तेमाल करेंगे। कह रहे हैं पहले संकेत का करेंगे, फिर चित्र का करेंगे, फिर मूर्त का करेंगे, फिर चित्र का, संकेत का, मूर्त का। कह रहा है पहले संकेत देंगे, मूर्त सामग्री, फिर चित्र, या मूर्त सामग्री चित्र या संकेत। तो आप लोगों को पता है बच्चे क्या हैं, देखकर जल्दी सीखते हैं, है ना। तो जब देखकर जल्दी सीखेंगे तो मूर्त सामग्री हुई सबसे पहले, उसके बाद चित्र और उसके बाद संकेत। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ऑप्शन ठीक। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे के अधिगम पर कक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अधिगम, कह रहा है प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रवृत्ति अधिगम, अभिमुखी अधिगम किसे कहते हैं। तो वे अधिगम जो
समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? कह रहा है प्रदर्शन अभिमुखी होना चाहिए, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक होना चाहिए, अध्यापक प्रधान होना चाहिए, सकारात्मक या सहयोगात्मक होना चाहिए। देखो, प्रदर्शन अभिमुखी नहीं होना चाहिए, केवल प्रदर्शन करने से थोड़ी ना होगा। स्पर्धात्मक यानी कि प्रतियोगिता, कलाकार प्रतियोगिता मैंने मना करा था आप लोगों से। अध्यापक प्रधान का मतलब होता है अध्यापक केंद्रित शिक्षा चल ही नहीं रही है, बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, यानी कि सकारात्मक तो होना चाहिए और सहयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कहता है कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम के संदर्भ में कह रहे परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य हैं। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता का आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो मैंने आप ही लोग को काफ़ी टैग पढ़ बता चुका हूँ, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। परीक्षा ही अधिगम का चरम लक्ष्य होती, ही शब्द आ गया, गलत हो गया है ना, जोर दिया जा रहा है इस पर। अधिगम एक निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय प्रक्रिया है। भावों का अधिगम प्रभाव कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है भैया, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कहता है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार प्रक्रिया में डैश की महत्वता बल देता है। किस पर बल देता है? कह रहा है पारस्परिक क्रियाओं पर बल देता है। कहता है कि पुरस्कार और दंड पर बल देता है। अनुवांशिकता कह रहा है अन्वय जटिल अटल शिक्षाशास्त्री उपागम पर देता है। ठीक है, यानी कि पारस्परिक क्रियाएं हो गई आपकी। और देखो, पुरस्कार और दंड मैंने मना करवाया, केवल अनुवांशिकता पर नहीं होगा, मैंने बताया था अनुवांशिकता और वातावरण दोनों होना चाहिए। अन्वय अटल शिक्षाशास्त्र की उपागम पर नहीं, यानी कि पारस्परिक जो क्रियाएं हैं उन पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्न में से कौन सा युग में घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिलाना? कह रहा है आत्म परितोषण। ठीक, कह रहे बाह्य अभिप्रेरणा है। कह रहे जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा है, नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा है, और रुचि है बाह्य प्रेरणा। देखो, रुचि हमारी आंतरिक प्रेरणा है, यहाँ पे बाह्य दे रखी है। नगद पुरस्कार अभिप्रेरणा आंतरिक नहीं है, बाह्य है ना। आत्म परितोषण बाह्य नहीं है, यानी कि जो जिज्ञासा होती है हमारी वो आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ी हुई होती है नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा युग्म होता है। घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप है ना। किसी के प्रति जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा का कारक है। वास्तव में आंतरिक अभिप्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है जो संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हुए, और कहता है कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कह रहा है कि छात्रों को केवल, देखो शब्द केवल आ गया, यंत्रवत आ गया, कट गया, संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हमें तो उदाहरण और गैर उदाहरण सम्मिलित करना चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये गलत हो गया। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। NCF 2005 भी यही कहता है कि बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर हमें पढ़ाना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन यही कहता है कि जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। कह रहा है कि अध्यापन की व्याख्या विधि पर, देखो व्याख्या विधि आ गई, ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और कहता है कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? कह रहा है अभिप्रेरणा बिल्कुल करती है, सामाजिक संदर्भ ये भी करता है, संवेग भी करते हैं, और शिक्षाशास्त्री उपागम भी करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा A, B, C और D। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।